गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 12 मई 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ थोड़े से सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। तो एक बार देखते हैं ब्रीफली आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले पेज पे जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ है हम लोग सबसे पहले वो देखेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेडिशन लॉ के बारे में, क्योंकि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने काफी दिनों के बाद एक बहुत ही ज्यादा हार्ड स्टैंड यहाँ पे ले लिया है सेडिशन लॉ को लेके, और सेंटर को बहुत ज्यादा डांट भी यहाँ पे लगाई है। तो थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, पूरा मुद्दा क्या है। मैरिटल रेप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दिल्ली के हाई कोर्ट के 2 जजेस ने यहाँ पे अपोजिट वर्डिक्ट दिया है। वो क्या पूरा मामला है, मैरिटल रेप क्या होता है और हमारे यहाँ पे क्या क्या प्रोविजन है इसको लेके, उसके बारे में बात करेंगे। और ये कंट्रोवर्शियल क्यों है इसके बारे में भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इज हार्ड ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। ये आता है हमारा आर्टिकल 161 और आर्टिकल 72 के रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग पार्डन पावर की बात करते हैं। पुराना टॉपिक है लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट आज मैं आपके लिए नए ऐड करने वाला हूं। इकोलॉगिज्म क्या होता है, ये आज का आपका एक्सप्लेनर सेक्शन है। बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, पहले हमें इसके बारे में नहीं पता था। हालांकि बहुत ज्यादा आई वुड से कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन कुछ नई डायमेंशन आपको आज यहाँ पे सुनने को मिलेंगी और इंटरेस्टिंग रहेगा। एमटीपी एक्ट के बारे में बात करेंगे क्या है, और फिर बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज हमारे पास हैं और फिर एडिशनल बोनस आर्टिकल भी हमारे पास हैं। और ये एमटीपी वाला एक्चुअली आज का एडिटोरियल सेक्शन है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। कल हम लोगों ने आपसे कुछ सवाल पूछा था सोशल मीडिया को लेके, कि सरकार जो है सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून लेके आने का मन बनाया है सरकार ने। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में भी हो चुका है, ये कनाडा में भी हो चुका है, लेकिन वहां पे उसको अलग तरीके से किया गया है। कनाडा में जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ कुछ लिखते हो सोशल मीडिया पे, या कुछ बोलते हो, कुछ गाना बनाते हो, कोई कुछ भी करते हो, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन मान लो द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और इस आर्टिकल को आप अपनी फेसबुक के ऊपर शेयर करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये कहते हैं कि सर ये मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो न्यूज़ प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन भैया इससे न्यूज़पेपर वालों को तो नुकसान हो गया ना। उतने इतना मेहनत करके न्यूज बनाया और आपने अपने सोशल मीडिया पे डाल के पूरी दुनिया उसको पढ़ रही है, उसका तो सब्सक्रिप्शन कोई नहीं ले रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर ऐसा कानून बनाया गया है कि ये न्यूज जो पोर्टल्स हैं जैसे द हिंदू है या और डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी रहेंगे, अगर उनका आर्टिकल्स, अगर उनका कंटेंट सोशल मीडिया पे शेयर होता है तो उसको पैसा देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अलग मामला है यहाँ पे, क्योंकि हेट स्पीच, फ्री स्पीच, सेडिशन, उसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है। और कल मैंने आपसे सवाल पूछा था वही सोशल मीडिया वाला, तो बहुत बच्चों ने कहा था कि यस, मैंने आपसे पूछा था आपका ओपिनियन। करुणा, जाकर रेड्डी, नीतिका, उसके अलावा और भी कई सारे स्टूडेंट हैं, हाँ राहिल, तो सबने कहा है, मोस्टली बच्चों ने जिन्होंने कमेंट किया है कि यस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया जाना चाहिए, ठीक है। आपके अपने विचार हो सकते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है वो थोड़ा देखना रहेगा। जब सरकार इसमें कानून लेके आएगी तो अच्छे से इसमें हम लोग डिबेट और डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में दोनों तरीके के चीजें हो सकती हैं। एक ऐसे इंसान होते हैं जो एकदम एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलेटेड फ्रीडम की बात करते हैं। तो इसके बीच में जो लाइन होती है ना, वो बहुत ही एक माइन्यूट्स और ब्लर लाइन होती है कि कहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रीडम से हम लोग रेगुलेशन की तरफ चल पड़ते हैं। अब ये रेगुलेट करिए, वो रेगुलेट करिए, वो रेगुलेट करिए, धीरे धीरे वो लाइन ना आगे बढ़ती रहती है। और एक समय ऐसा आता है जब पता लगता है अरे हमारी तो सारी एक्टिविटी रेगुलेट हो रही है। तो वो बीच में जो लक्ष्मण रेखा है ना, उसको खींचना बहुत जरूरी है, राइट। और इसको सिर्फ सरकार नहीं खींच सकती है, जो सिविल सोसाइटीज होती हैं, आम जनता आपकी जैसी मेरे जैसी होती है, कोर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, लेजिस्लेचर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और सारी सोसाइटीज की रियलिटी भी अलग अलग होती है ना। इंडियन सोसाइटी अलग है भैया, अमेरिकन सोसाइटी अलग है, चाइनीज सोसाइटी अलग है। तो सभी को अपनी सोसाइटी रियलिटी के हिसाब से वो लाइन यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए। राहिल शाह कह रहे थे सर ये ओलिगार्क्स का यही हाल होना चाहिए। देखिए ओलिगार्क ये जो वर्ड है यूजली इसको रशिया के टर्म में यूज किया जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज के टर्म में हम लोग ओलिगार्क वर्ड का यूज नहीं करते हैं। अगर ओलिगार्क के आसपास कोई वर्ड है तो वो कैपिटलिस्ट आप कह सकते हो, लेकिन कैपिटलिस्ट और ओलिगार्क जो है दोनों बिल्कुल डिफरेंट है वैसे, राइट। क्योंकि कैपिटलिस्ट का होने का मतलब ये नहीं दैट यू आर डूइंग ओनली इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है, बट ओलिगार्क की जो शुरुआत होती है वो इलीगल एक्टिविटी से ही होती है। अगर आप थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, उसकी सॉरी रशिया की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे आफ्टर 1991, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया, वहां पे जितने भी स्टेट एसेट्स थे देवर
सोल्ड टू दीज फ्यू ओलिगार्क्स, इलीगल तौर पे बेचे गए थे। ठीक है, तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होता है ओलिगार्क वाला। खैर कभी बाद में बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में। लेकिन आज देख लेते हैं भैया फ्रंट पेज में क्या न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट पुट्स कॉलोनियल सेडिशन लॉ ऑन होल्ड। कॉलोनियल इसीलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत पुराना है और इसे कब किया गया था पास, 1860 के अंदर, तो बहुत साल हो गए इसको हुए। अभी ये मॉडर्न सोसाइटी में क्या कर रहा है, इस पे बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। भैया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, हम यहाँ पे सभी के विचारों का सम्मान करते हैं, कम से कम थ्योरी में तो करते ही है ना, प्रैक्टिकल पे रियलिटी कुछ और आती है। तो कई बार सरकारें क्या करती हैं, वो इस तरह के कानूनों का यूज करके अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू को दबाने की कोशिश करती हैं। हालांकि सरकार का अपना यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू होता है इसमें, क्योंकि कोई भी बिना जस्टिफिकेशन के एक्शन लेता नहीं है। तो कुछ हाई प्रोफाइल केस हम लोगों ने देखे हैं पिछले काफी सालों में। जैसे दिशा रावी वाला केस था, जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, टूल किट वाला केस आप सबको याद होगा वो, है ना। कश्मीरी स्टूडेंट वाला केस था, जिन्होंने जब इंडिया हार गया था वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से, तो उस केस में वो सिनेरियो वहाँ पे हुआ था। तो कश्मीरी कई सारे स्टूडेंट्स को जो आगरा में पढ़ते थे उनको सेडिशन लॉ लगा के जेल में डाल दिया गया था। शर्जील इमाम वाला केस था, ये जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं, इनके ऊपर आरोप लगे थे कि इन्हें दंगे भड़काए हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में जब प्रोटेस्ट हो रहे थे। कन्हैया कुमार के खिलाफ भी लगा है, और भी बहुत सारे हाई प्रोफाइल केस रहे हैं। और इस समय हमारी जेलों में लगभग 13,000 लोग बंद हैं जेल में, जिनके ऊपर सेडिशन लॉ लगाया गया है बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है बहुत सालों से, वो बस जेल में बंद हैं। क्योंकि सेडिशन लॉ अगर आपके ऊपर लगा दिया जाता है तो आपको बेल मिलना भी इतना आसान नहीं होता है। तो काफी समय से इसके लिए आवाजें उठ रही थी कि इसका मिसयूज करती है सरकार, और हालांकि सरकार ने भी माना है, एडमिट किया है सरकार ने कि इसका मिसयूज हो रहा है। कैसे? सरकार ने कहा है कि हम सेडिशन लॉ को रिकंसीडर करेंगे। अब ये रिकंसिडर का मतलब तो तभी होता है ना जब इसमें पहले कुछ कमियां होती हैं, जब इसका मिसयूज हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा भैया बताओ कब रिकंसिडर करोगे, क्या आप इसको पूरी तरह से खत्म करोगे, कोई नया कानून लेके आओगे, या फिर इसी के अंदर अमेंडमेंट करोगे। सरकार ने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए। कोई बात नहीं, आपको 2 महीने का समय दे दिया। 2 महीने बाद फिर से गवर्नमेंट से जवाब मांगा, गवर्नमेंट ने फिर कहा सर मुझे थोड़ा समय दीजिए। सरकार ने कई बार समय मांग लिया, और उस चक्कर में जो है जो लोग जेल में बंद पड़े हुए हैं वो बेचारे पड़े ही हुए हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनफ इज एनफ, राइट। अभी कोई भी नया केस किसी के ऊपर भी सेडिशन लॉ नहीं लगाया जाएगा जब तक आप रिकंसिडर करके नया प्रपोजल नहीं लेके आते हो। किसी भी नए इंसान के ऊपर सेडिशन लॉ नहीं लगाया जाएगा, ऐसा बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और इसके लिए जो पुराने केस चल रहे हैं उनको भी अभी बेल मिलना आसान हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी सरकार जो है अपना नया प्रपोजल वगैरह यहाँ पे कुछ लेके आएगी, देखना रहेगा वो क्या पूरा मामला रहने वाला है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा वो। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है यहाँ पे, देखिए सुप्रीम कोर्ट स्लैम गवर्नमेंट क्लेम द ओनली प्रेसिडेंट हैज पार्डन पावर। ये चीज हम लोग पहले कर चुके हैं, बिल्कुल भी नया नहीं है। सेडिशन लॉ के बारे में स्लाइड मैंने आपके यहाँ पे डाल दी है। हाँ, जो ये मैरिटल रेप वाला केस थोड़ी देर में करेंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो जो पेरारी वेलन, देखिए इनकी पिक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये इनकी अम्मा जी हैं, और अभी ये एक्चुअली बेल पे आए थे बाहर। ठीक है, इनको बेल मिला है फाइनली। और बेल मिलने का मतलब ये नहीं अच्छा कि इससे पहले भी ये पैरोल पे बाहर आते रहे हैं। पैरोल पे 8-9 महीने से तो पैरोल पे बाहर ही थे। पैरोल पे बाहर आने का मतलब ये होता है कि इनके घर के बाहर जो है 2-4 पुलिस वाले लगे हुए थे और इनकी मूवमेंट्स को काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया था। अभी इनको मिल गई है फाइनली बेल। ये 1990s की बात है, जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी तो उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व थे। उस समय सिर्फ 19 साल के एक नौजवान हुआ करते थे, टीनेजर थे। और वो जो बॉम्ब, जो सुसाइड बॉम्ब, जो उनका नाम मुझे याद नहीं, शानू या कुछ ऐसा करके नाम था, जिस लेडी ने वो ब्लास्ट किया था, दुनिया का पहला सुसाइड बॉम्बर था लगभग, ऐसा माना जाता है। और उस समय सिर्फ 19 साल के थे। तो उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए जो बैटरी खरीदी गई थी, वो बैटरी एक्चुअली इन्होंने खरीदी थी। और ये और इनके 2-3 साथी और थे, 4 एक्चुअली टोटल मिला के 4 लोग थे, जिनको जो है डेथ सेंटेंस सुनाया गया था। ठीक है, बाद में जो है ये परिवरन और 2 लोगों को, इनके साथ जो और थे, उनको डेथ सेंटेंस को सरकार ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन डाली थी,
और 11 साल तक इन्होंने वेट किया। जब सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया इनकी मर्सी प्ली के अगेंस्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया। तो ये यहां तक तो मामला आपको समझ में आ गया है। अब तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया, अब ये आपको पता है कि जो गवर्नर होते हैं वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को वो जो है पार्डन कर सकते हैं, उनको माफ कर सकते हैं। तो तमिलनाडु की सरकार ने अपने गवर्नर को प्रपोजल भेजा, उनको एड दिया, एडवाइस दिया कि भैया आप इनको पार्डन कर दीजिए क्योंकि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है। तो गवर्नर को के पास पावर होती है आर्टिकल 161 के तहत कि वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, वो आर्टिकल 161 के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उसको प्रेसिडेंट को भेजें रिकमेंडेशन के लिए, ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं आर्टिकल 161 में। फिर भी तमिलनाडु के गवर्नर उसको प्रेसिडेंट को भेजा। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल का वायलेंस हो गया, वायलेशन हो गया, क्योंकि ऐसा उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो ये फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने यही कहा कि सर इस मामले में गवर्नर जो है वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा, तो प्लीज आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करके बताइए कि आर्टिकल 161 में कहां लिखा है कि ये प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए। सरकार ने कहा नहीं सर, लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन आप फिर कैसे कह रहे हो कि प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए। अब सरकार के पास कोई जवाब यहां पे बचा नहीं, राइट। तो मामला पूरा यहीं पे फंसता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब भी किसी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को अगर पार्डन में कन्वर्ट करना है, उसको पार्डन देना है, तो उसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है और इनको जल्दी से जल्दी लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पार्डन दिया जाए। तो वो मामला भी प्रेसिडेंट से दोबारा से गवर्नर के पास आएगा। और आपको ये पता है कि गवर्नर जो है वो बाइंडिंग होता है ऑफ द एड एंड वाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो पार्डनिंग पावर की मैंने यहाँ पे एक टेबल आपके लिए बनाई है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। ये आपके लक्ष्मीकांत में भी अच्छे से दिया हुआ है। यू वेरी वेल नो दैट कि पार्डनिंग पावर की जो होती है वो दोनों के पास होती है, लेकिन जब डेथ सेंटेंस की पार्डन की बात आती है तो वो किसके पास होती है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, बाकी दूसरी चीजों को पार्डन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां से जो है कुछ सवाल हैं हमारे पास आपके लिए, एमसीक्यूज हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के रिगार्डिंग ही हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, 1 2 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग नोट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग सवाल है। अगला जो है वो शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर करने के रिगार्डिंग सवाल है। और अगला सवाल है वो मनी बिल वाला है, ये आपको करना है। उसके अलावा 2 क्वेश्चन और हैं आपके सामने। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो गवर्नर को लेके है, राइट। दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो गवर्नर को लेके है। तो 5 क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यूज हैं। आप अपनी स्क्रीन को रोकिए, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट में उसका आंसर दीजिए। अच्छा आंसर देना है, थोड़ा सा डिटेल जाके, राइट। फिर हमें आपको कल इसके बारे में हम लोग आंसर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। हाँ, उसके बाद हम पहले टॉपिक को दोबारा से आते हैं जो कि है मैरिटल रेप के बारे में। तो दिल्ली हाई कोर्ट के एक्चुअली 2 जजेस ने यहाँ पे अपोजिट अपना जो है वर्डिक्ट सुनाया है, जिसमें से एक जज ने कहा है कि यस, मैरिटल पावर इज अ रियलिटी, मैरिटल रेप इज अ रियलिटी और इसके लिए कानून बनना चाहिए। दूसरे जज ने कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, जो कानून पहले से चला आ रहा है वही कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन क्या प्रोविजन है, क्या पूरा मामला बनता है वो देखिए। पहले भी हम इसको कर चुके हैं। तो बहुत सालों से ये सवाल उठता रहा है कि मैरिटल रेप को लीगल दर्जा दिया जाना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हमारी सरकार इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में मैरिज जो है वो सैक्रोसैंक्ट मानी जाती है। कई वेस्टर्न कंट्रीज में मैरिटल रेप का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है, वहां पे लीगल रिकॉग्निशन इसको मिला है। तो यहाँ पे भी काफी समय से सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार का जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपको बता दिया। तो सेक्शन 375 जो है इंडियन पिनल कोड, वो बात करता है यहाँ पे रेप की। लेकिन समस्या उसमें ये है ना, अगर आप पढ़ोगे ना आर्टिकल 375 तो उसमें ये सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं कि किस किस केस में जो है रेप डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी वीमेन के अगेंस्ट में उसकी विल नहीं है, अगर आप उसको रेप किया जाएगा, उसको भी रेप माना जाता है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसका कंसेंट अगर नहीं होता है तो, ठीक है। अगर उसका कंसेंट भी होता है और वो अगर आपने उसको नशीला पदार्थ खिलाया है, उसको हर्ट किया है, उसको उसको धमकाया है, थ्रेटन किया है, तो उस केस में भी उसको रेप डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है ये, अब अगर वो लड़की, वो महिला अगर 18 साल से कम उसकी उम्र है, ठीक है, तो उस केस में भी उसको रेप डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो कि सारे के सारे इस पूरे मामले की जड़ है। वो कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ
द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। अगर वो महिला, अगर वो 18 साल से ज़्यादा है, वैसे तो यहाँ पे 15 साल लिखा हुआ है लेकिन 18 साल कह सकते हैं क्योंकि जो सेक्सुअल अब्यूज़ वाले केस में 18 साल से ज़्यादा माना जाता है, बट कानून 15 साल कहता है। अगर वो 15 साल से ज़्यादा है और अगर वो आपकी वाइफ है तो उस केस में जो है हम लोग उसको रेप नहीं मान सकते। यहाँ से शुरू होता सारा मैरिटल रेप वाला पूरा का पूरा सीन। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि बिल्कुल सही है क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारा कल्चर ऐसा है, आप यहाँ पे नहीं कर सकते, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, मिसयूज़ नहीं होगा। आज भी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे घरों में ये चीज़ें होती हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती इंटरकोर्स किया जाता है, तो ये होना चाहिए। तो ये जो है एक पूरा डिबेट का मामला है हमारी सोसाइटी में और हमारे लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा भी। सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत दुनिया भर में एक्चुअली ये केस काफ़ी डिबेट वाला मुद्दा बना हुआ है बहुत सालों से। और जब इंडिया में हम लोग कुछ कमेटीज़ की बात करते हैं तो जस्टिस वर्मा कमेटी जो बनाई गई थी निर्भया केस के बाद, उसने भी इसको रिकमेंड किया था कि यस ऐसा होना चाहिए। उसके अलावा 14 मेंबर कमेटी और बनाई गई थी जो पैम राजपूत जी के द्वारा, ये एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी कहा था कि यस मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो वो जो है पूरे का पूरा मामला बनता है अबाउट मैरिटल रेप। आप कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, मैरिटल रेप शुड बी लीगलाइज्ड, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन आवर लीगल स्टैट्यूट, और इट शुड बी जस्ट एज सेम। ठीक है, आप वो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगला जो दोस्तों टॉपिक है हमारे पास वो बनता है शैलो एंड द डीप इकोलॉजिज्म। ये क्या है? हमने अभी तक इस वर्ड के बारे में सुना नहीं होगा आपने कभी, है ना। आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात आती है तो यहाँ पे एक्चुअली दो तरह के लोग होते हैं, राइट। पहले लोग वो होते हैं जो ये कहते हैं कि भैया नेचर ही सुप्रीम है, ठीक है, और नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हार्श स्टेप भी अगर लेने पड़े तो लिए जाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि भैया कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट को बिल्कुल बंद कर दो, डीजल पेट्रोल व्हीकल्स को बिल्कुल बंद कर दो। ये होते हैं हार्श स्टेप। ठीक है, कुछ लोग ये भी सपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है जो दूसरे टाइप के होते हैं कि देखो हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए लेकिन उसके लिए इतने हार्श स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखिए लेकिन कुछ स्टेप लीजिए जिससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो सके। अब यहां पे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको पता होगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो मुझे। इसे कहा जाता है इकोलॉजिज्म। तो जो इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बेसिकली एक तरह का ये फिलॉसफी कह सकते हो। तो दो तरह का हमारे पास इकोलॉजिज्म होता है, पहला होता है शैलो और दूसरा होता है डीप। शैलो वाले क्या कहते हैं कि इंसानों का जो अभी लाइफस्टाइल चल रहा है उसको चलने दीजिए, ठीक है, लेकिन थोड़े से चेंज के साथ। ठीक है, देखिए जो हमारा लाइफस्टाइल इतने सालों से चल रहा है वो तो कंटिन्यू रहना चाहिए बट विद सम सेंसिटिविटीज टुवर्ड्स एनवायरमेंटल। जैसे हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, वियना कन्वेंशन की बात करते हैं, पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं। ये आता है आपका शैलो इकोलॉजिज्म के अंदर। इसका मतलब ये है कि आप जो चीजों को कंज्यूम कर रहे हो उसको करिए, आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरह से करिए कि वो सस्टेनेबल हो। आप डीजल और पेट्रोल इंजन का यूज बंद मत करिए, उसको यूज करिए लेकिन विद सम सेंसिटिविटीज। इसे कहते हैं शैलो इकोलॉजिज्म। इसे कई लोग जो है वीक इकोलॉजिज्म भी कहते हैं, वीक। ठीक है, तो कुछ लोग इसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि इससे जो रिच लोग होते हैं ना उनको फेवर मिलता है, जैसे अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज या फिर रिच लोग, क्योंकि आप उनको कंटिन्यू करने के लिए कह रहे हो, भैया आपको कंज्यूम करना आप आराम से करिए। तो ये रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे अगर आप बात करें अमेरिका की, ठीक है, आजकल वैसे मोस्टली कंट्री जो है वो शैलो इकोलॉजिज्म ही करती हैं ऑफ कोर्स। इससे डेवलप्ड कंट्री को बेनिफिट मिलता है, डेवलपिंग कंट्री और पुअर कंट्री को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि पोल्यूशन कौन क्रिएट करेगा? डेवलप्ड कंट्रीज। ग्रीन हाउस गैस कौन रिलीज करेगा? डेवलप्ड कंट्रीज। भुगतेगा कौन? पुअर कंट्रीज। तो शैलो इकोलॉजिज्म के नाम पे अमीरों को यहां पे बेनिफिट होता है, सोसाइटी के अंदर गैप आता है।
ऐसा उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन कुछ लोग इसको फेवर भी करते हैं। अब वो कहते हैं कि भैया देखिए, आप एकदम से सारी फैक्ट्रियां तो बंद नहीं कर सकते, आप सारे व्हीकल्स को तो बंद नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम एक बीच का रास्ता निकालें। देख, अब तक जो गलतियां इंसानों ने की वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम आगे हम लोग नेचर को थोड़ा सा सेंसिटिवली यूज कर सकते हैं, जिसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये उसका सॉल्यूशन भी होता है। फिर आते हैं डीप वाले, डीप इकोलॉजिज्म। एक नॉर्वे के एक नेचुरलिस्ट थे, ये उनकी थ्योरी है बेसिकली, 1970s में थ्योरी दी गई थी। तो उनका कहना है कि नहीं, ये जो आप चिकनी चुपड़ी बातें करते हो, इससे कुछ होना जाना नहीं है। आप आते हो, मीटिंग में बैठते हो, बातें करते हो, चाय पीते हो, समोसा खाते हो और फिर अपने अपने घर निकल जाते हो, वहां पे जाके फिर से आप फैक्ट्री को खोल देते हो। उन्हें कहा इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको रियल में नेचर की प्रोटेक्शन करनी है तो कुछ सीरियस एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, कुछ रेडिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल, जैसे जब हम लोग कमर्शियल फार्मिंग करते हैं एनिमल्स की, वो बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि फूड के नाम पे, राइट, फूड के नाम पे हम लोग जो है एनिमल रियरिंग करते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं, उसकी जगह पे हम लोग एनिमल्स को ग्रेजिंग करते हैं। अब एक तो आपने फॉरेस्ट काट दिया, दूसरा इतने सारे एनिमल्स की वजह से जो है ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, वो एक अलग चीज है। तो उन्होंने कहा ना कि आप ये मत करिए, डीजल और पेट्रोल के इंजन पे पूरी तरह से बैन लगाइए। ये कहता है कि, ये कौन कहता है, डीप वाले कहते हैं। जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है उसको पूरी तरह से बंद करिए, चाहे इसके लिए हमें बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। सैक्रिफाइस, बलिदान देना होगा। किस चीज का बलिदान देना होगा? ग्रोथ का, ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, राइट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चाहे आपको बलिदान भी देना पड़े। मतलब कहने का यह कि भैया हम लोग तो गरीबी में रह लेंगे, बस हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक, लेकिन एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। ऐसा कहना है डीप इकोलॉजिज्म का। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। डार्विन ने दिया था ये, ऐसा लोग कहते हैं, डार्विन ने दिया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, लेकिन उन्होंने अलग सेंस में दिया था, लोगों ने उसको अलग सेंस में समझ लिया। एनीवेज, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो सबसे पावरफुल होगा वो सर्वाइव करेगा, जो वीक होगा वो पेरिश हो जाएगा। तो अभी इंसान क्या कर रहे हैं? इंसान कहता है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं, इसीलिए आई एम एंटाइटल्ड कि मैं दूसरे लोगों को यूज कर सकता हूं, दूसरे रिसोर्सेज को यूज कर सकता हूं। डीप इकोलिज्म का कहना है कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं और मैं नेचुरल रिसोर्सेज का जैसे मर्जी चाहे यूज करूं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन भी बताते हैं ये कैसे होगा। इनका कहना है कि अभी जो पावर होती है वो सब सेंटर के हाथ में होती है, पावर जो अभी होती है वो मेजोरिटी के हाथ में होती है, लेकिन ये पावर हमें मेजोरिटी से माइनॉरिटी के हाथ में देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को जो है लोकल लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, उनके हाथ में पावर दीजिए, वो खुद डिसाइड करेंगे उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप सेंटर में बैठ के मेजोरिटी रूल करके डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये दो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग फिलोसफीज हैं। आप कौन सी फिलोसफी में ज्यादा बिलीव करते हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन जब एग्जाम की बात आती है तो आपको हमेशा शैलो वाला ही लिखेंगे अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो, क्योंकि हमारी सरकार और अभी जो लार्जर कम्युनिटी है, सोसाइटी है, वो इसको ही फॉलो करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली ये बात करता है। ठीक है, चलिए, एक आर्टिकल हमारे पास आज का है एडिटोरियल सेक्शन में, ये बात करता है अबॉर्शन के बारे में। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ द द फीटस और द अबॉर्शन के बारे में बात करता है। तो हमारे पास अबॉर्शन को लेके बहुत पुराना कानून था, है ना, 1971 में था, जिसे एमटीपी एक्ट कहा जाता है, और अभी इसको 2021 में यानी कि पिछले साल ही इसको अमेंडमेंट किया गया है, राइट। लेकिन ये अभी दोबारा से अबॉर्शन वाला न्यूज है जो न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि अमेरिका में कुछ स्टेट्स ने ऐसा इंडिकेशन दिया है कि वो अबॉर्शन को इलीगल डिक्लेयर करने वाले हैं। ठीक है, अमेरिका में मोस्टली स्टेट्स के अंदर, मतलब वैसे तो सभी स्टेट्स के अंदर वहाँ पे अबॉर्शन लीगल है। ठीक है, वीमेन चाहें तो अबॉर्ट करवा सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वीमेन की बॉडी के ऊपर वीमेन का अधिकार होना चाहिए, है ना। तो उसी वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में है। तो कौन कौन सी कंट्री हैं ऐसी जहाँ पे जो है अबॉर्शन को लेके अलग अलग तरह के कानून हैं, जैसे इराक, फिलीपींस, जमाइका, सूरीनाम, इजिप्ट, सेनेगल। यहाँ पे अबॉर्शन बिल्कुल इलीगल है, आप नहीं करवा सकते, डजेंट मैटर व्हाट इज हैपनिंग। उसके अलावा जैसे मैक्सिको, ब्राजील, युगांडा, सोमालिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान वगैरह के अंदर अबॉर्शन हो सकता है अगर उसमें महिला की जान को खतरा हो तो। उसके अलावा
पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, पोलैंड, अल्जीरिया, जिम्बाब्वे, कोलंबिया वगैरह इन सब कंट्रीज में जो है वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से उसको अलाउ किया गया है। जाम्बिया, फिनलैंड, इथोपिया, जापान वगैरह में भी वो किया गया है, ठीक है, सोशो और इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर। इंडिया भी इसी के अंदर आता है, तो मतलब कुछ खास कंडीशन में किया जा सकता है। उसके अलावा रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, यूएसए, कनाडा वगैरह इनमें पूरी तरह से लीगल है, ठीक है। यूजुअली 12 हफ्ते का होता है, लेकिन इलीगल आप समझ लीजिए इलीगल है, रिक्वेस्ट के ऊपर किया जा सकता है। तो ये तो कुछ जो है इंटरनेशनल कानून हो गए इसको लेके। इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो 1971 71 वाला और 2021 वाला दोनों को कंपेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अभी हम लोगों ने काफ़ी चेंज किए हैं। तो 1971 वाला जो है ना वो अलाउ करता है अबॉर्शन अप टू 20 वीक्स अलाउ करता है, ठीक है। उसके अलावा इफ एन अनवांटेड प्रेगनेंसी हैज प्रोसीडेड बियॉन्ड 20 वीक्स, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है और वो 20 हफ्ते से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है और फिर अगर कोई वीमेन जो है अबॉर्शन करवाना चाहती है तो उसको मेडिकल बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये कहता है अगर कोई माइनर है, अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है महिला किसी भी रीज़न को लेके, तो उसको अपने गार्जियंस की परमिशन लेनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू 1971 एक्ट। उसमें यह भी कहा गया कि जो अनमैरिड वीमेन है, ठीक है, और अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव लेती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे बहुत सारी पिल्स आती हैं और वो फेल हो जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के बावजूद भी अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, तो वो अबॉर्शन का कारण नहीं बन सकता। उस केस में वो ये नहीं कह सकती कि सर देखिए मैंने जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लिया था उसके बावजूद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, ये 1971 वाला एक्ट कहता है, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारी कमियां हैं। पहली बात तो ये जो माइनर वाला है, अगर कोई अगर महिला वो 18 साल से थोड़ी कम है, मान लो, ठीक है, 17.5 साल की है और अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया किसी रीजन की वजह से, तो गार्जियंस की परमिशन उसको लेना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिग्रेसिव माना जाता है कि एक लड़की की बॉडी के ऊपर उसके पेरेंट्स का पूरी तरह से आपने उसको ओनर बना दिया, तो इसको काफ़ी रिग्रेसिव माना जाता है मॉडर्न सोसाइटी में। दूसरी बात ये अनवांटेड वीमेन वाला तो खैर है ही, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए। देखिए 71 तो बहुत पुराना होता है ना, 50 साल हो गए हैं, उस समय सोसाइटी की रियलिटी कुछ और हुआ करती थी, आज कुछ और रियलिटी है। तो 1971 में फिर हम लोगों ने इसके अंदर अमेंडमेंट किया पिछले साल, ठीक है। इसमें कहा गया कि अगर कोई अनमैरिड वीमेन है, ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको अबॉर्शन की परमिशन दी जा सकती है। पहले वाले में क्या होता था? पहले वाले में होता था दैट ओनली मैरिड वीमेन और हर हस्बैंड वर अलाउड टू मेडिकली टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, सिर्फ मैरिड वीमेन और उसके हस्बैंड। लेकिन अभी जो है वो अनमैरिड के लिए भी हम लोगों ने इसमें प्रोविजन डाल दिया, एनी वीमेन, डजंट मैटर मैरिड और अनमैरिड, ठीक है, वो उसको हम लोगों ने परमिशन यहाँ पे दे दिया है। अब हो सकता है कोई वीमेन अनमैरिड हो लेकिन उसका कोई बॉयफ्रेंड हो या उसका कोई सेक्सुअल पार्टनर हो, वो उसकी अपनी मर्जी है, तो क्या उस केस में अबॉर्शन नहीं करवा सकती? बिल्कुल करवा सकती है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को भी जो है लीगल स्टेटस दे दिया है, तो क्या उस केस में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। समाज के साथ सच्चाइयाँ चेंज हो रही हैं, है ना, उसके हिसाब से हमारा कानून भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नई नई रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। अबॉर्शन प्रोसीजर हैज़ टू बी डन विद 5 days, तो जब अबॉर्शन के लिए रिक्वेस्ट आती है तो 5 दिन के अंदर अंदर वो होना चाहिए। पहले वाले में जो है 20 हफ्ते था, इस बार हम लोगों ने इसको बढ़ा के 20 से 24 हफ्ते कर दिया है। अनवांटेड प्रेगनेंसी के केस में जैसे अगर रेप हो जाता है तो उसको 24 हफ्ते से ज़्यादा भी एक्सीड किया जा सकता है, लेकिन आपको उसके लिए रिट पेटिशन डालनी पड़ेगी। लेकिन नए वाले कानून में भी कुछ इश्यूज हैं, जैसे वैसे तो मैंने दोनों को कंपेयर यहाँ पे किया हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। 20 हफ्ते से जो है 24 हफ्ते कर दिया गया है। जो है अगर कोई ब्रीच जो है, और इसमें जो है वीमेन की आइडेंटिटी भी सिक्योर की जाती है, और अगर कोई वीमेन की आइडेंटिटी को रिवील करता है कोई डॉक्टर या कोई भी, तो उसके ऊपर 1000 रुपये का फाइन होता था अकॉर्डिंग टू 71। अभी जो है उसके ऊपर फाइन लगेगा और 1 साल की सजा भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी नए वाले के अंदर भी कुछ इश्यूज हैं एक्चुअली। पहला इशू तो यह है कि इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी सारे इलीगल ऐसे हेल्थ सेंटर्स हैं या इलीगल ऐसे डॉक्टर हैं जो इलीगली अबॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम लोगों ने उसमें पीरियड बढ़ा दिया है, 24 हफ्ते से 20 हफ्ते से 24 हफ्ते कर दिया है, तो ये जो फीमेल फीटिसाइड वाला जो समस्या है वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकती है, क्योंकि पहले आप सिर्फ 20 वीक तक करवा सकते थे, अब आप 24 वीक भी करवा सकते हो, तो समय बढ़ गया है, लोगों के जो है फीटिसाइड यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बात,
इंडिया में जो है क्वालिफाइड डॉक्टर्स की बहुत कमी है, क्योंकि अबॉर्शन करने के लिए प्रोविजन है कि आप सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराओगे। खासकर रूरल एरियाज में, जो इंटीरियर एरिया है, मोबाइल एरियाज हैं, वहाँ पे दो डॉक्टर की फैसिलिटी ही नहीं है। तो भैया अगर अबॉर्शन किसी को करवाना है तो वह कैसे करवाएगा? ठीक है, तो एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कुछ एथिकल पर्सपेक्टिव भी हैं उसको लेके, है ना। कुछ लोगों का मानना है कि 24 वीक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें जो फीटस होता है, अनबोर्न फीटस जो होता है, वो एक्टिविटी कर सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, 24 वीक तक भी यहाँ पर जो है कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो है वीमेन के ऊपर डिपेंड करता है ना। कि कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई वीमेन प्रेग्नेंट है तो उसमें, उस केस में सिर्फ वीमेन का ही अधिकार नहीं है, बल्कि जो बच्चा है, जो फीटस है बेसिकली, है ना, उसके भी अपने अधिकार होते हैं। कुछ लोगों का मानना ऐसा नहीं है, वीमेन का अधिकार होना चाहिए उसकी बॉडी के ऊपर, है ना। उसकी जो है बहुत सारी कंडीशन होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, करियर कंडीशंस होती हैं, सोसाइटल कंडीशंस होती हैं, हेल्थ कंडीशंस होती हैं। तो उन सभी को ध्यान में रखने के बाद जो है वीमेन को पूरा अधिकार होना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी या अबॉर्शन अपनी बॉडी के ऊपर। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है। तो दोनों यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो अलग अलग है, राइट। तो यही थे आज के सारे आर्टिकल। उसके अलावा एक आर्टिकल जो है ये तो खैर पुराने वाला है, इसको हम लोग नहीं करेंगे। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे सामने है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे, ये भी पुराने वाला है, इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं। जैसे ये है, आप इसको पढ़ सकते हो। हमारे प्रेसिडेंट जी ने जो है लुम्बिनी में यात्रा की है, नेपाल के अंदर। लुम्बिनी जो है किस लिए फेमस है आपको सबको पता है ना, बुद्धा जी जो है वहीं पे पैदा हुए थे, महात्मा बुद्ध, तो उनकी जन्मस्थली है वहाँ पे। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो। इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज नाउ, इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो। तो वैसे तो रिपीटेड आर्टिकल है, छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। उसके अलावा एक हमारे पास आता है फ्रॉम भारत टू इंडिया। तो ये हामिद अंसारी जी ने लिखा हुआ है, हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये क्या मानना है इसका डाइवर्सिटी के बारे में, इंडिया में जो कॉम्प्लेक्सिटी है माइनॉरिटीज़ राइट्स को वगैरह को लेके, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ बात की है, तो आप वो पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ने का मन है तो। राइजिंग इंटरनेट एडिक्शन इन द चिल्ड्रन इज अ वरी फॉर द एक्सपर्ट, ये आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसके अलावा तो हमारे यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन आपको फिर से बताता चलूँ कि हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का कोर्स भी चलाया है, जिसकी क्लासेस एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी हैं। एक क्लास हो चुकी है, लेकिन अभी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी भी आप कर सकते हो। प्रीवियस क्लास का आपको रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पे मिल जाएगी। हम यहाँ पे आपको वीकली करंट अफेयर नोट्स भी देते हैं, मंथली आपको मैगजीन देते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं, क्विज देते हैं, सब कुछ देते हैं। और सिर्फ 7900 रुपीज़ के अंदर आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स भी हमारा स्टार्ट हो गया है। वैसे तो सिर्फ 15 दिन का हम लोगों ने समय दिया था, एक्चुअली 30 अप्रैल से शुरू हो चुका है, तो ज़्यादा समय नहीं है। 2-3 दिन के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें भी ले सकते हो, क्योंकि फिर बाद में आपको सेकंड बैच में एडमिशन लेना पड़ेगा, राइट। तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो यहाँ से आपको मिल सकती है, ठीक है जी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।